दिक्कत होता है, मैंने बहुत बार देखा है। रिपीट करो। हो गया आ मैम, गया अलाउ हो गया है, हो गया अलाउ, आ गया आ गया आ गया। हो चुका है, मैंने स्टार्ट कर ठीक है, दिया मैम ऑलरेडी। हाँ ठीक है, हाँ हो गया हो गया। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल और इथेनॉल में ध्यान रहे इन दोनों में ज्यादा टॉक्सिक होता है, ये ज्यादा टॉक्सिक होता है, वो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा। अब इसमें क्या होता है, मिथेनॉल कैसे बनाया जाता है, पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट। इसको ना इसको बस एक बार मैं लिखवा दूंगी, समझाना भी नहीं है, इसमें खाली एमसीक्यूज आएगा, आपको लर्न करना है इसको, कुछ नहीं है ऐसा कुछ, इसमें कुछ मैकेनिज्म नहीं है कि आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल सिंपल 2-3 स्टेप है, उसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, अच्छा। तो इसमें क्या होता है, हम कोक लेते हैं, क्या लेते हैं, कोक के साथ हम इसका है H2O, मतलब स्टीम का। ठीक है, हम कोक कार्बन के साथ रिएक्शन दिखाया है, स्टीम का मतलब है बिल्कुल हॉट वाटर, बॉइल्ड वाटर है, यहाँ पे पूरा स्टीम है, और इसको रिएक्शन दिखाया जाता है तो ऑटोमेटिक है कि जब मैंने स्टीम लिया है तो मुझे हीट तो देनी ही पड़ेगी। तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, आपको आइडिया है, हाइड्रोजन पढ़ा था आपने क्लास 11th में, किसमें कन्वर्ट होता है, सिंगैस में कन्वर्ट होता है, किसमें, सिंगैस कहते हैं, और वाटर गैस भी कहते हैं, याद आया होगा आपको थोड़ा बहुत, सिंगैस और वाटर गैस। ठीक है, जब कोक रिएक्शन दिखाता है, ये जो सिंगैस है ये अगेन और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन दिखाता है। ये तो सिंगैस मैंने ले लिया, ये फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दिखा के क्या बनाता है, मोस्टली मुझे यहाँ पे ZNO और Cr2O3 लेना पड़ता है, 700 केल्विन के आसपास कुछ, 783 के आसपास कुछ, शायद या 763 केल्विन के आसपास कुछ टेम्परेचर देना पड़ता है। ZNO और Cr2O3 के प्रेजेंस में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है CH3OH में। और आपको बता दूं, कमर्शियल प्रिपरेशन का मतलब है इंडिया में जितना मास प्रोडक्शन करी जाती है वो इस प्रोसेस से करवाया जाता है। दिस इज माय मिथेनॉल। ये हो गया मिथेनॉल का, हो सकता है 1 मार्कर में या फिर एमसीक्यूज में दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं, मिथेनॉल के बाद चलते हैं इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये हो गया मिथेनॉल के लिए। चलते हैं इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है, मास प्रोडक्शन कैसे करा जाता है। सबसे पहले शुगर लिया जाता है, शुगर, इसका हाइड्रोलिसिस करा जाता है, क्या करा जाता है, हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में रखा जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मुझे कैटलिस्ट देनी पड़ती है, एंजाइम टाइप का आप बात कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिया जाता है, हम इसमें इन्वर्टेज लेते हैं, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज। तो मोस्टली यहाँ पे क्या है ना, ये जो बायो कैटलिस्ट है ना, बायो कैटलिस्ट का नाम आपको पूछा जाता है कि क्या क्या बायो कैटलिस्ट यूज होता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। शुगर है ये, शुगर, सुक्रोज बोल सकते हो, दिस इज सुक्रोज। ओके, ये हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे क्या देता है, इन्वर्टेज एंजाइम के साथ अगर मैं करूं तो ये मुझे देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट दोनों के ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग होते हैं। दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, बट जो दोनों के ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जिन बच्चों ने भी एंट्रेंस में ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा है, आपको पता है मोलिकुलर सेम होते हुए भी वो प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग टर्न करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग हो जाएगा। यहाँ से हम ग्लूकोज को ले लेते हैं, इसको, ठीक है, यहाँ से हम ग्लूकोज का यहाँ पे रिएक्शन चलता है, और ये रिएक्शन किसके बाद जस्ट जस्ट सिंपल रिएक्शन है ये, मोस्टली ये रिएक्शन दिखाता है, आपके पास देखो नोट्स पड़ा होगा। ये अच्छा, ये कुछ नहीं, ये इसके साथ मुझे कुछ नहीं लेना है, सिंपली यही ब्रेक करता है, सॉरी
जाइमेज एक एंजाइम है, जाइमेज बायो कैटलिस्ट है ये। जाइमेज के प्रेजेंस में ये ब्रेक करके मुझे देता है 2C2H5OH देता है और साथ में 2CO2 भी देता है। चेक कर लेना एक बार, बैलेंस करना, बैलेंस करो तो बैलेंस है कि एक बार चेक करो। C6H12O6 जो है वो जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक करता है और मुझे इथेनॉल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल मैं देख रही हूँ एंट्रेंस में आता है, आपको सीबीएसई में दे सकते हैं, आपको इसका नाम पूछ सकते हैं कैटलिस्ट का। तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत लिखवा दिया है, नोटेड डाउन, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, डन एवरीवन। चले फिजिकल प्रॉपर्टी में, यस मैम। हो गया है पूरा? ठीक है, ठीक है, आपको लर्न करना है, बस 2-3 स्टेप में पूछ सकते हैं, या फिर अगर एमसीक्यूज आएगा तो आपको बता दिया है, कुछ कैटलिस्ट वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं, वाटर गैस के बारे में पूछ दिया, कहाँ से बन रहा है, कैसे आ रहा है, सो लाइक दिस। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पूरा डन हो गया है। ठीक है, एवरीथिंग डन। अब हम सीधे चलते हैं प्रिपरेशन के बाद। आपको मैंने क्या कहा था, आप चाहे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ले लो, अल्कोहल ले लो, फिनॉल ले लो, ईथर ले लो, आपको 3 फेज में पढ़ना होता है। क्या क्या होता है? प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हर एक आप कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ोगे, आप एमाइंस पढ़ोगे, आप कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हो, 3 फेज से काम होता है। क्या क्या होता है बेसिकली? नंबर 1 इज प्रिपरेशन, नंबर 2 इज फिजिकल प्रॉपर्टी, नंबर 3 इज केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे ध्यान देना, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। हम अभी अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली हम अभी अल्कोहल के बारे में ही करेंगे। काफी थिक हो गई ये वाला, देखिए। प्रॉपर्टी में मोस्टली 3 चीजें पढ़ी जाएंगी, चाहे आप किसी भी टॉपिक पकड़ लो, 3 चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। सबसे सोल्यूबिलिटी, सेकंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन देते हैं, हाईली कंसेप्चुअल भी रहता है, और थर्ड मेल्टिंग पॉइंट को लेके क्वेश्चन देते हैं। क्या क्या आ गया? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को लेके आपको क्वेश्चन दे सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। अच्छा, अब हम सबसे पहले वन बाय वन हम इसे सॉल्व करते हैं कि क्या है कैसा है, देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट सोल्यूबिलिटी। जब हम सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जब सोल्यूबिलिटी की बात चलती है तो इसके अंदर कौन कौन सी पॉइंट हमें देखनी पड़ती है? सोल्यूबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट आपको ये चेक करना है कि इज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अगर वो, यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं कि जिस कंपाउंड, आप किसके बारे में पढ़ रहे हो? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल के बारे में। सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल में क्या पढ़ोगे कि अल्कोहल और वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? अगर पॉसिबल है तो ये वाटर में सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ते हो सोल्यूबिलिटी में? सोल्यूबिलिटी विथ वाटर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर का केस देखते हो आप। एक तो हम ये देखते हैं सोल्यूबिलिटी में कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक देखते हो, जैसे कि अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में, या अगर कोवलेंट कंपाउंड है या नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर में सॉल्व हो, जो डिसॉल्व हो जाएगा, ये कंसेप्ट है। अगर पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, जिसे आप कहते हो लाइक डिसॉल्व्स लाइक कहते हो। और थर्ड आप क्या चेक करते हो?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर चेक कर लेना, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा जज करने के लिए सोल्यूबिलिटी लेवल को। तो यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर हम चेक करते हैं कि आपका जो कंपाउंड जिसकी सोल्यूबिलिटी आप चेक कर रहे हो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर बनाता है सोल्यूबिलिटी अच्छी खासी रहेगी। तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है कि लोअर जो अल्कोहल्स होते हैं, लोअर अल्कोहल्स का मतलब होता है कम कार्बन वाले जो अल्कोहल होते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है, या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, जो छोटे छोटे लोअर अल्कोहल्स होते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। सो राइट डाउन लोअर अल्कोहल are soluble in water as they can form hydrogen bond with water। इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज। क्यों पढ़ा रही हूँ आपको, बिकॉज क्या आप आगे टॉपिक में चलोगे ना, एल्डिहाइड कीटोन सब में इसका रोल आ जाएगा। एक चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको एल्डिहाइड में भी लिखना है, अल्कोहल में भी लिख रहे हो, फिनॉल में भी लिखना है, ठीक है, ईथर में भी लिखना पड़ेगा शायद आपको, कीटोन में भी वही कंसेप्ट सारे में आएंगे, सोल्यूबिलिटी वाले जो कंसेप्ट। तो सोल्यूबिलिटी में क्या होता है, जो लोअर अल्कोहल होते हैं, मतलब 1, 2, 3 कार्बन वाले जो अल्कोहल होते हैं, they are soluble in water as they can form hydrogen bond with water। जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक तो आपको ये पता है कि वाटर के पास itself हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल। तो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ के खुद जाके उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना, तो जो बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ, हाईली सोल्यूबल, बहुत अच्छा सोल्यूबिलिटी दिखाता है। अब हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि अल्कोहल किस तरीके से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दूसरी बात मुझे आपको ये पढ़ाना है कि किन किन बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट टोटली क्लियर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, किस किस के बीच बनता है, आइडिया है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जब कंसेप्ट आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, जो आपको कोई भी कंपाउंड दे दूंगी, बोलूंगी बताओ तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो कैसे आप बताओगे। मैम हम आइडिया चेक है, करेंगे कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है या नहीं। बहुत अच्छा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है कि नहीं है। अच्छा, अब ये इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। मैम फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बहुत अच्छा। अच्छा, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है, ये 3 ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। अच्छा, तो आपको एक चीज का यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है। आप एल्डिहाइड में जाओगे तो फिर आगे उसमें फिर आपको फिर वही कंसेप्ट डालना पड़ेगा। अच्छा, ध्यान रहे, एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे कि आपका जो एलिमेंट है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ, ये तीनों या हाइड्रोजन के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, बिकॉज दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है तो कैसे चेक करते हैं, कॉलिंग स्केल में चले जाना, इसका 4 दिखाता है, इसका 3.5 दिखाता है और इसका 3 दिखाता है। तो ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी आता है, आपको मैंने बताया था कि क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट के अंदर हम क्लोरीन को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या रीजन है, ये भी आता है 3, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल में 3 जाता है, इसका भी 3 जाता है, इसका 3.5 जाता है, इसका 4 जाता है। इन तीनों को हमने इंक्लूड कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है ये, ठीक है। बट क्लोरीन क्यों नहीं बनाता है, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया रीजनिंग में, क्या लिखोगे। अभय, हेम प्रेजेंट है, कौन कौन है, आयुष है, अभय है, अर्पित, वर्तिका, दीपाली, हेम है, ईश है, कृषा, मेघना, निष्कर्ष और प्राची है। विंशु प्रेजेंट नहीं है आज, हाँ, विंशु प्रेजेंट नहीं है।
ओके, क्या रीजन हो सकता है बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ कंडीशंस होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, साथ में साइज ऑफ द एटम छोटा होना चाहिए। साइज ऑफ द एटम भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। एटम का अगर साइज बड़ा हो जाता है तो इसके इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी खासी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बाद भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्यों इंक्लूड नहीं होता है? कि उसके इसका साइज बिगर साइज का हो गया है। क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे लाया करता है क्लोरीन, और इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फ्लोरीन से ज्यादा हो जाता है इसका साइज। तो साइज बड़ा अगर होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ हम साइज को चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को चेक करी जाती है। नेगेटिविटी भी होनी चाहिए और साथ में इलेक्ट्रॉन उसकी जो डेंसिटी है आउटर शेल में उसको भी चेक करी जाती है, वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो क्लोरीन हो गया बिगर साइज का, यहाँ पे डेंसिटी घट चुका है। क्लियर है? तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद भी क्लोरीन, देखो नाइट्रोजन का भी 3 है, इसका भी 3 है, बट ये इंक्लूड नहीं होता है। बहुत सारी जगह पे ऐसे भी बता देते हैं कि HCl भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंक्लूड, पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंक्लूड होता है। HCl जो है वो पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाता है, बट दैट इज नॉट प्योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ऐसा एजम्पशन चलता है कि इसका भी 3 है तो इसका भी 3 है, तो HCl मॉलिक्यूल के बीच भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कई बार फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये रीजन होता है। दूसरा कंसेप्ट ध्यान रखना, आगे भी वही काम आएगा आपको। कंडीशंस खाली इतना होता है क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए ये 3 एटम होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चलेगा। दूसरे साइड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कैसे, किस तरीके से आप जज करते हो? जैसे कि मान लो ऐसा ऑक्सीजन है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बनेगा जब हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जब हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में बनेगा। यहाँ पे फिर मैं कार्बन कर दूंगी ना, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा यहाँ पे। तो ध्यान रहे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए क्या करना है आपको? दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन रखूंगी तो यहाँ पे भी फ्लोरीन होगा, या फिर ऑक्सीजन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन भी हो सकता है। अगर एक तरफ फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो दूसरी तरफ, चाहे कुछ भी हो जाए, हाइड्रोजन के बोथ साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई एक तो होना चाहिए, दोनों साइड होना चाहिए, तब जाके मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लूंगी तो यहाँ पे हो सकता है ऑक्सीजन हो, तब मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा। आप यहाँ पे कुछ और एटम ले लोगे, कार्बन ले लोगे, आप कुछ और ले लोगे, तो फिर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखते हैं, जहाँ जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के में से एक कोई हो सकता है, और वो भी हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का प्रेजेंस होना चाहिए, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है। अच्छा, अब हम चलते हैं सीधे यहाँ पे चलते हैं कि अल्कोहल कैसे बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या ना कंसेप्ट क्लियर है ना? बच्चे कहते हैं कि एल्डिहाइड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, बच्चे कहते हैं कि कीटोन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, इंट्रामोलिक्यूलर जो है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट वो शो नहीं करता है। तो अभी आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करते हैं। तो ये कंडीशन है, दोनों साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए प्रेजेंस, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं बच्चे, ये तो थोड़ा बेसिक्स हो गया है। अब हम सीधे चलते हैं कि इथेनॉल कैसे दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ इथेनॉल, थोड़ा सा मैं आपको नीचे बताती हूँ कि सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करी जाती है। मैं ऐसे बना सकती हूँ, आपको पता है कि ये वाटर के अल्किल डेरिवेटिव्स है, अल्कोहल जो है वो वाटर के अल्किल डेरिवेटिव्स है, तो वो पूरा जैसे वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर भी उतना ही रहेगा। मुझे बताना ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या बताया था मैंने इसमें? 1 डिग्री। ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या, हाइब्रिडेशन क्या बताया ऑक्सीजन का? ये तो डिग्री है, sp3 sp3 बताया था। और ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं? 2। तो यहाँ पे जैसे वाटर मॉलिक्यूल में होता है वही तो लेना है आपको सिंपली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग
अल्कोहल के दो टाइप के पार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक होते हैं और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बारे में आइडिया है ना? हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और हाइड्रोफोबिक जो वाटर हेटिंग होता है, ठीक है, तो वाटर से वो दूर दूर रहता है। तो ये कंसेप्ट आप आगे भी चल के पढ़ोगे, सरफेस केमिस्ट्री में भी आपका 12th क्लास है ना, हाँ सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवर, वो अट्रैक्शन रखता है किसके साथ? वाटर के साथ उसका अट्रैक्शन रहता है। और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वो वाटर से दूर रहता है। तो अल्कोहल का भी दो पार्ट है। इस पार्ट को ओएच वाले पोर्शन को हाइड्रोफिलिक कहते हैं, क्योंकि ये जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ वाटर के साथ। और ये जो एल्किल पार्ट है ना, जिसे आप हाइड्रोकार्बन पार्ट कह सकते हो, इट इज ये वाला एंड जो है ये हाइड्रोफोबिक है, वो दूर रहेगा वाटर से, उसका कोई रिलेशन नहीं है वाटर के साथ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाता है? दो लोन पेयर है, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल मिला है और यहाँ पे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मिला है, ठीक है। तो एक अल्कोहल दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है। एक तो ये लोन पेयर है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे दिख रहा है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा वाटर के साथ। ये दो तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, दिस इज माय इथेनॉल, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे दी जो डॉटेड लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जितना अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उतना अच्छा सोल्यूबिलिटी दिखाएगा। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गया? यस मैम। वाटर के साथ अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से बनाता है। अब ये लोअर अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल होते हैं और हायर अल्कोहल सोल्यूबिलिटी नहीं दिखाते हैं। इसका रीजन क्या है कि जब लोअर अल्कोहल होता है तो हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा होता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये छोटा सा है ना, ज्यादा तो लंबा तो नहीं है, लंबा तो खींचा नहीं है बिल्कुल भी। तो दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट ये वाला है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दिख जाती है। बट अगर मैं हायर अल्कोहल ले लेती हूँ तो क्या होता है? हायर अल्कोहल अगर आप लेते हो, मान लो आप एक हायर अल्कोहल लेते हो, यहाँ पे क्या होता है? हायर अल्कोहल में क्या होता है ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो वाटर हेटिंग होते हैं, मैं वाटर से दूर जाना चाहते हैं, दे आर नॉट वाटर लवर। हाइड्रोफोबिक पार्ट काफी ज्यादा खींच जाता है या काफी बिगर साइज का हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है, ये अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। बिकॉज यहाँ पे इतना बड़ा सा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये अपने आप को वाटर से दूर रखना चाहता है और ये अपने आप को वाटर से जोड़ना चाहता है। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और ये सोल्युबिलिटी कम दिखाती है एज कंपेयर टू दिस। डन एवरीवन? हायर जो अल्कोहल होते हैं क्यों सोल्युबल नहीं होते? अच्छा, ये सोल्युबिलिटी वाली बात आपकी आ चुकी है, तो आपको क्या पता चला? Alcohols are soluble in water but lower alcohols because they can form hydrogen bond with water. मैम Solubility डन है? ये जो लोअर अल्कोहल होते हैं उसमें जो CH3 CH2 ये भी अपोज करते हैं ना, मतलब कि हाँ, H2O के ये साथ नहीं अपोज जा। करेंगे, ये भी अपोज करेंगे ना, ये हाइड्रोफोबिक है ना, ये इस तरफ रहेंगे। बट ये इतना फोर्स नहीं कर पाते हैं कि ये अपोज कर जाए। नहीं, इतना नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे लोगे, आप खाली CH3OH लो, ये कितना अपोज करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे अच्छा खासा बन जाएगा। बट आप जब बिगर साइज का लेने लगते हो तो वो फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा डोमिनेट करने लग जाता है, ठीक है। डन है? डन? तो ये कांसेप्ट क्लियर है कि नहीं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला यस मैम सोल्यूबिलिटी क्यों होती है? हाँ बोलो। डन है? हम ये लोअर अल्कोहल होने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए कम से कम? एक या दो? कितने कार्बन की बात नहीं है, ऐसे कहीं पे मेंशन नहीं होता है कि कितने कार्बन है। हाँ, 3-4 कार्बन 5 कार्बन तक सोल्यूबल अच्छा खासा हो सकता है। जब बहुत कई बार देखना 10 कार्बन 12 कार्बन वाले मॉलिक्यूल होते हैं जो बिगर अल्कोहल होते हैं, तो डेफिनेटली सोल्यूबिलिटी घट जाएगी वहां पे, डेफिनेटली सोल्यूबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। जितना सरफेस एरिया कम रहेगा उतनी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी।
हाइड्रोकार्बन जो पोर्शन है ना, ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन है उसका, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी जितना इसका सरफेस एरिया कम रहेगा उतना ज्यादा सोल्युबिलिटी बढ़ा देगा वो, क्योंकि ये ज्यादा डोमिनेट करने लग जाएगा, आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बना सकता है। क्लियर है बच्चे? सोल्युबिलिटी में ये कंसेप्ट आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपको सोल्युबिलिटी वाला वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आपको लिख के आना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। डन है एवरीवन? तो वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है। अब हम चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, थोड़ा आपको बताती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें है कंसेप्ट। दीपाली क्लियर है बच्चे? दीपाली, प्राची, वर्तिका यस मैम। क्लियर है? अच्छा, बट और एक बात है, आप क्या चेक कर रहे हो, ये दोनों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहे हैं, हाइड्रोजन के दोनों साइड आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, यहाँ पे कुछ और तो नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है। ये दोनों के साइड अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तब मुझे दिखता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? आगे चल के आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जब आपको दूसरे दूसरे कंसेप्ट मिलेगा जिसमें कि दोनों साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं रहेंगे, फिर हमें चेक करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी का कंसेप्ट हो चुका है। बिगर मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल, लार्जर सरफेस एरिया वाला मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नहीं शो करते हैं। चलते हैं सेकंड पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिया था। बॉइलिंग पॉइंट के लिए काफी सारे आपको बताया था, इसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक बार लिख देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा कंसेप्ट लागू हो जाएगा। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट है ये, सबसे पहला है ये। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दूसरा, इसी के साथ साथ आप लिख दो सरफेस एरिया भी होता है। और तीसरा बेंडिंग फोर्स भी होता है, जबकि तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं। फोर्थ में लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कंसेप्ट आता है, ठीक है। फिफ्थ में लिखो प्रोपोर्शनलिटी दिखाता है डाइपोल मोमेंट के साथ। और उसके बाद सिक्स्थ में चलते हैं। सिक्स्थ में क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है। अच्छा, और क्या प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अरे तो आपने कहाँ पे पढ़ा है? सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है। और भी कुछ होता है क्या? मॉलिक्यूलर मास के साथ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ा हुआ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ से कंसेप्ट उठा के चलते हैं और साथ चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहले मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो, भूल जाओ उस टाइम। मॉलिक्यूलर मास को पहले प्रायोरिटी दे देना है आपको। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है आपको बोला जाएगा पेंटेनॉल एंड प्रोपेनॉल, या फिर बोलेंगे इथेनॉल एंड ब्यूटेनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आ गया है। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये जो दोनों पॉइंट नीचे मैंने लिखवाए हैं ये क्या है? ये तीनों रिलेटेड है। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा। अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो वेंडल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा। और अगर वेंडल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये तीनों रिलेटेड हैं। एक का होगा तो ये तीनों वही एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम चलते हैं मॉलिक्यूलर मास में। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आउट ऑफ दिस एंड दिस आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं। पहला पॉइंट हम चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो क्या लिखना है आपको? क्या लिखना है? मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के बाद सरफेस एरिया बढ़ता है, सो वेंडल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अगर आपको बोलेंगे, इसमें क्वेश्चन आएगा
out of butanol and ethanol, which one is having higher boiling point? And why? अभी तो एमसीक्यूज आने लगा है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए रिटर्न में क्या लिखना है. क्या लिखोगे? ब्यूटेनॉल इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई? क्यों ब्यूटेनॉल का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा? बिकॉज इट इज Molecular हैविंग mass. हाई मॉलिक्यूलर मास. इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा. क्योंकि अगर मैं मान लो ये मैं ये ब्यूटेनॉल है, ये इथेनॉल है, इसका सरफेस एरिया ये, इसका सरफेस एरिया ये है. इसका सरफेस एरिया ज्यादा दिख रहा है आपको, इसका सरफेस एरिया ज्यादा बन रहा है. अगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा. आप देख सकते हो यहाँ पे ज्यादा वेंडल फोर्स, यहाँ पे कम वेंडल फोर्स बनेगा. क्योंकि ये अगर दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो दोनों वेंडल फोर्स से जुड़ेंगे ना. दिस आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस तो है नहीं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ बिल्कुल रहेगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी आऊंगी, आपको लेके आऊंगी मैं. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो रहेगा. साथ में हम सरफेस एरिया भी चेक करते हैं. यहाँ पे हायर मॉलिक्यूलर मास, हायर सरफेस एरिया, हायर वेंडल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई बॉइलिंग पॉइंट. खुद लिख सकते हो कि नहीं? हो जाएगा, लिख दोगे ना? यस मैम. अच्छा, क्योंकि तीनों जुड़े हुए हैं. आपको बस यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करनी. सेकंड पॉइंट पे चलते हैं. इसको बताकर क्या पढ़ना है इसको, ये तो आपको पता है. सेकंड पॉइंट तो ये तीनों कवर हो गए, इसी में ये तीनों कवर हो गए. तीनों कवर. अच्छा, मोस्टली जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो हम इसमें चलते हैं. मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देते हैं और ब्रांचिंग का देते हैं. डाइपोल मोमेंट वगैरह के बारे में यहाँ पे आपको नहीं दिया जाता है. वो सिस्ट्रॉन्स में आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल वाले में. डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यहाँ पे कंसेप्ट नहीं आएगा. और वेपर प्रेशर का कंसेप्ट भी सॉल्यूशन चैप्टर में है. तो आपको तीन चीजों का पढ़ना है. एक मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ब्रांचिंग.